कहाँ पर प्रेजेंट है ये? प्रेजेंट बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब। ठीक है ना, सेकंड और सेवंथ रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। सेकंड एंड सेवंथ रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अगर पेपर मैंने बनाया तो मैं क्वेश्चन ऐसे थोड़ी दूंगा। मैं क्वेश्चन कैसे दूंगा, सुन लो कान खोल के। मैं क्वेश्चन दूंगा कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट पोजीशनिंग, सुनो ध्यान से, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट पोजीशनिंग ऑफ स्केपुला। ऑप्शन वन, बिटवीन ट्रू रिब्स। ऑप्शन टू, बिटवीन फॉल्स रिब्स। ऑप्शन थ्री, बिटवीन फ्लोटिंग रिब्स। बिटवीन ट्रू रिब्स। क्यों? क्योंकि ट्रू रिब्स कहाँ तक है? सेवंथ पेयर्स तक। ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, समझे? याद रखना है बात। लिख लो उसको और हाईलाइट भी कर लो एनसीईआरटी में। हाँ, क्या बेटा? हाँ, सही है। सीधा इस आपके जितने भी रिफ्लेक्स आर्क हैं, अच्छा भैया सुनो मेरी बात। ये स्टेटमेंट है कि रिफ्लेक्स आर्क रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ ब्रेन, सही है क्या? रिफ्लेक्स आर्क रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ ब्रेन, सही है क्या है? हाँ, क्यों सही है? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी हैं उसका कमांड सीएनएस का कौन सा पार्ट देगा? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को एंगेज करने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे जितने भी रिफ्लेक्स है कौन निपटा लेगा? स्पाइनल कॉर्ड अपने लेवल पे। ठीक है, तो दैट विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। क्रेनियल होते हैं ना, पर मैक्सिमम कौन से होते हैं हमारे? स्पाइनल रिफ्लेक्स है मैक्सिमम। करो, रिवाइज करो फटाफट से। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। तुम्हें वो डायग्राम जरूर देखना है, स्लाइडिंग फिलामेंट वाला, जिसको मैंने 4 स्टेप में डिवाइड किया था। याद आ रहा है? सबसे ऊपर वाली स्टेज क्या थी? एटीपी ब्रेकडाउन। दूसरी वाली क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तीसरी स्लाइडिंग और रोटेशन, भूलना नहीं है, स्लाइडिंग और रोटेशन। एंड लास्ट वन इज क्रॉस ब्रिज ब्रेकडाउन। ठीक है, वो डायग्राम जरूर देखना है। और उसके बाद लगे हाथ पास वाला डायग्राम भी देख लो, जिसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन दिखाया है। जरा देखो क्या है मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन में। एच जोन खत्म हो गया पूरी तरह से, यानी कि एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप कर गए मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन में, है ना? आई बेंड रिड्यूस कर दिया, ए बेंड पे कोई फर्क पड़ेगा? वेरी गुड। चलो जी, फटाफट से रिवाइज कर लो। वो गर्म ही नहीं था ये तो, ठंडा ठंडा सा था। उसको बोलो एकदम उबला हुआ लेके आए। टाइम तो नहीं लगेगा ना रिवीजन में? 5 मिनट में कर लोगे ना दोनों चैप्टर? जल्दी करो फटाफट से। अच्छा, वो लाइन याद रखनी है। एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट की मास्किंग कौन करता है? ट्रोपोनिन, याद रखना। ठीक है, एटीपी जब जुड़ेगी मायोसिन हेड पे, जब जुड़ेगी तो क्या होगा? क्रॉस ब्रिज टूटेगा। याद है ना? एटीपी जब जुड़ेगी क्रॉस ब्रिज टूटेगा, और जब एटीपी टूटेगी तो क्रॉस ब्रिज बनेगा। याद रखना, भूल ना जाना। एटीपी कब टूटती है? जब वो मायोसिन हेड को लेटा देती है पूरा। एटीपी जब मायोसिन हेड को पूरा लेटा देती है, यानी क्रॉस ब्रिज टूट चुका होता है, उसके बाद एटीपी टूटती है। अरे कुछ याद है कि भूल गए? अगर भूल गए हो तो मैं फिर से याद दिला दूंगा, घबराना नहीं है। फिर से सुनो ध्यान से। आजा तू, आजा, तू भी आजा। आ जाओ दोनों ध्यान से, इधर आओ फटाफट। इधर आ जाओ ऊपर। हाँ, ऊपर आ जा। देख इधर, उधर नहीं, एक इधर एक इधर। इधर करो हाथों को, ऐसे करो। ये देखो, इधर ध्यान से देखो। ये देखो,
ये है तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। और ये जो मेरे हाथ है ये है मायोसिन फिलामेंट, राइट, मायोसिन फिलामेंट। और ये मैंने हाथ ऊंचे कर लिए, ये है मायोसिन हेड। सुनना ध्यान से। अब देखो, ये अभी लेटे हुए हैं दोनों, मायोसिन हेड लेटे हुए हैं, थोड़ा ऊपर करो हाथों को, हाँ बस, मायोसिन हेड दोनों लेटे हुए हैं। क्लियर है? ये क्या है? ये एच जोन। क्या है ये? बीच में क्या होगी? एम लाइन, ठीक है। अब देखो, ये मायोसिन हेड लेटे हुए हैं। जैसे ही एटीपी आएगा मायोसिन हेड पे, तो लेटे लेटे मायोसिन हेड क्या करेंगे? एटीपी का ब्रेकडाउन। जैसे ही एटीपी टूटेगा, मायोसिन हेड इरेक्ट हो जाएगा। रुको, भी मायोसिन हेड इरेक्ट हो जाएगा, क्या बना लिया? क्रॉस ब्रिज। क्या ये यहाँ पे रुका रहेगा? ना, ये और आगे आएगा। ये देखो, बस अभी रुक, इतना पास मत आ, थोड़ा दूर रहे, और दूर रहे, हाँ थोड़ा सा पास आना। देखो, ये मायोसिन हेड लेटा हुआ है, एटीपी आया, एटीपी का ब्रेकडाउन किया, क्रॉस ब्रिज बनाया, थोड़ी सी स्लाइडिंग की, बस रुक जा। तो स्लाइडिंग करके देखो, ये मायोसिन हेड कैसे हो गए? ऐसे हो गए। अब क्या होगा? नया एटीपी आएगा। अब जब नया एटीपी आएगा, तो इसको वापस लेटा देगा, लेटा देगा। अब लेटे लेटे फिर क्या तोड़ेगा? एटीपी। जब एटीपी को तोड़ेगा, फिर यहाँ पे पकड़ेगा, फिर आगे बढ़ाएगा, फिर टूटेगा, फिर आगे बढ़ाएगा। समझ रहे हो? तो धीरे 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 एक्टिन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? एक सवाल पूछूं गजब का। देखो ध्यान से, जिस टाइम पे ये क्रॉस ब्रिज बन रहा है, उस टाइम पे एटीपी टूट चुका है, एटीपी टूट चुका है, और ये इस तरह से मूव कर गया। अब आपने क्या बोला? नया एटीपी आएगा और इसको डिटेच कराएगा। 2 मिनट के लिए मैं आपसे पूछता हूं कि अगर एटीपी यहीं टूट गया तो क्या होगा? वो जिसको पास लेके आया था ना, टूटते टाइम वापस दूर ले जाएगा, तो कभी मसल कॉन्ट्रेक्शन हो ही नहीं पाएगा। समझे कि नहीं? ये ऐसे एक्टिन फिलामेंट है, ये देखो हवा में, देखो यहाँ पर, ये एक्टिन फिलामेंट है, और ये दोनों मेरे मायोसिन हेड हैं। इनका एटीपी टूटा, तो इसने क्रॉस ब्रिज बनाया और आगे ऐसे घुमा दिया इनको, ये ऐसे हो गए। अब इनकी एनर्जी खत्म हो गई। अब नया एटीपी आएगा। अगर नया एटीपी यहीं टूट गया, तो ये वापस से जो पास आए उनको वापस दूर ले जाएगा। कुछ क्या इसका मतलब नहीं समझ में आया? दोबारा हो कोई बच्चा बोले अब मैं नहीं आऊंगा, अब कोई और आएगा। तू आजा, लंबा वाला बच्चा आएगा, पीछे वाला, तू आजा बेटा। हाँ जल्दी है, ये समझना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम। अब आ इधर आ, एक बार सारे बच्चे देख लो, ऊपर आ जा, देखो ध्यान से देख लो एक बार। ये अभी एक ही तरफ का देख रहे हैं हम, ये एक्टिन फिलामेंट है, एक एक्टिन फिलामेंट यहाँ पर है, बीच में एच जोन है, ठीक है। देखो ध्यान से, अभी ये एक्टिन फिलामेंट, ये अभी लेटा हुआ है मायोसिन हेड, ठीक है ना। मायोसिन फिलामेंट तो पूरा ऐसा है, उसमें क्या निकल रही है? क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म निकल रही ना। तो ये देखो, ये रही क्रॉस आर्म। क्लियर है सभी को? अरे समझ में आ रहा है क्या? अब इस मायोसिन हेड पे पड़े पड़े पे जब एटीपी आता है, तो ये पड़े पड़े ही एटीपी को तोड़ता है। जैसे ही एटीपी को तोड़ेगा, तो क्या बनाएगा? क्रॉस ब्रिज। और क्रॉस ब्रिज बना के और इसको थोड़ा सा आगे खिसकाएगा और खुद ऐसे हो जाएगा। अब इसके अंदर एनर्जी बची है क्या? इसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बची कि ये वापस अपनी पहले वाली स्टेज पे जा पाए। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा? अब नया एटीपी आएगा, इसको पहली वाली जगह पे ले जाएगा। अब जब ये पहली वाली जगह पे जाएगा, अब तोड़ेगा ये एटीपी को। ये जो नया एटीपी चिपका है ना, इसको कब तोड़ेगा? ये लेटने के बाद। मेरा ये क्वेश्चन था कि जब ये ऐसे आ गया और नया एटीपी इसके चिपका, और इसने नए एटीपी को यहीं तोड़ दिया, तो क्या होगा? ये नए एटीपी को यहीं तोड़ दे, ये वापस क्रॉस ब्रिज बना लेगा, और क्रॉस ब्रिज बना के वापस उसको दूर ले जाएगा जो पास में आया था। तो मसल यूं 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 करती रहेगी मसल, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, वहीं 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 ऐसे करती रहेगी। समझे कि नहीं? कहाँ बोला मैंने ये तेरे को एटीपी? हाँ, उसको बोलने दे, हाँ। हाँ, उसके पास एनर्जी नहीं है। हाँ, कहाँ आ गई? कहाँ कहा मैंने? मैंने कहाँ कहा आ गई? एटीपी का इसमें अटैचमेंट हुआ, सिग्नल प्रोटीन एक्टिवेट हुए, सिग्नल प्रोटीन एक्टिवेट होते ही क्या हुआ? इसको लूज कर दिया। कोई भी चीज ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे जाके फंस गई। अब तू चाहता है कि स्प्रिंग लगी हुई है इस पे, तू चाहता है कि वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में चल जाए, तो क्या होगा? तुम्हें वो वीडियो दिखाया था, भूल जाते हो, सब भूल गए तुम लोग। जब एटीपी जुड़ रहा था ना, तो ये थोड़ा सा नीचे सरक गया था, ये ऐसे, याद करो, और फिर वापस ऐसे चला गया था। अब एटीपी को तोड़ेगा। मैंने ये स्टेटमेंट बोला ही नहीं कि एटीपी आ गया और एनर्जी मिल गई, कहाँ बोला मैंने? उल्टा सीधा मत पढ़ो, चलो। हो गया डन? हाँ,
थोड़ा जोर से बोल बेटा। लेप्रोसी? नहीं। लेप्रोसी तो अलग चीज है। वो तो पैथोजन की वजह से होगा, है ना, लेप्रोसी। कुष्ठ रोग बोलते हैं उसको, कुष्ठ रोग। हाँ बेटा। हाँ, आई बैंड भी जीरो हो जाएगा, पर ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि जेड लाइन है वहां पे। ओवरलैपिंग कहाँ पर होगी? एच जोन में, है ना। चलो बंद करो, क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। चलो भाई, रैंडम क्वेश्चन पूछूंगा, सभी ध्यान से सुनना। कर दो, बंद कर दो। एक्सक्रीशन से भी पूछ लेता हूँ मैं। चलो शुरू करें। चलो कहाँ से शुरू करेंगे, आप बताओ। आपसे शुरू करते हैं, हाँ। मुझे एक्सियल स्केलेटन जो है, एक्सियल स्केलेटन की सारी बोन्स बता दो, कितनी कितनी है और नंबर में क्या क्या है। हो जाओ शुरू। ये रहा एक्सियल स्केलेटन। यहाँ से शुरू करेंगे एक्सियल स्केलेटन। इसमें सबसे पहले है स्कल स्केलेटन। क्या है? स्कल स्केलेटन के दो पार्ट किए, स्कल बोन्स और एसोसिएटेड स्कल बोन्स। ठीक। स्कल बोन्स कितनी है नंबर में? 22। स्कल बोन्स के दो पार्ट किए, कौन कौन से? क्रेनियम और फेशियल बोन। अब बताओ। ऐसे मत करे यार, याद नहीं है? याद कर लेगा, कब है पेपर, कब है? कैसे याद करेगा फिर? याद है पर याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, बैठ जा, कौन बताएगा? तू बता। क्रेनियल 8 होती है, आराम से, जोर से, थोड़ा सा तेज बोल। एक फ्रंटल, दो पेराइटल, दो टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, एक एथमोइड, एक स्फिनोइड। ठीक है। स्फिनोइड बोन अभी पढ़ाने वाला हूँ, स्फिनोइड बोन के बारे में। स्फिनोइड बोन में एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। स्फिनोइड बोन में एक गड्ढा होता है जिसके अंदर तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो तुम्हें पूछा जाए कि पूरे की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्फिनोइड बोन कहाँ आएगा? दो जगह। एक स्केलेटल सिस्टम में जब क्रेनियम का फ्लोर बनाएगा, दूसरा कौन से चैप्टर में आएगा? केमिकल कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन में, जहां पे तुम्हें ये पता चलेगा कि ऐसे गड्ढा होता है स्फिनोइड बोन में। उसमें कौन प्रोटेक्टेड रहती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रोटेक्ट किया तुमने? मास्टर ग्लैंड है, बहुत क्रूशियल है। ठीक है, बैठो। फेशियल बोन्स बताओ। दो जाइगोमेटिक, नंबर भी बता। एक मैंडिबल, दो मैक्सिला, लेक्राइमल कितनी है? कितनी आंखें हैं तेरे पास? दो। तो लेक्राइमल भी कितनी है बेटा? दो। दो लेक्राइमल, आगे बोल। दो नेजल, एक वोमर, दो टर्बाइनल, दो पेलेटाइन। हो गया याद? दोबारा सुनो, फेशियल बोन। दो लेक्राइमल, दो नेजल, दो टर्बाइनल, एक वोमर, दो जाइगोमेटिक, दो मैक्सिला, एक मैंडिबल, दो पेलेटाइन। याद हो गया? बैठो। कितनी बोन्स है फेशियल? 14। 14 फेशियल हैं और 8 कितनी है? क्रेनियल। 8 मतलब क्रेनियल से टोटल कितनी होगी? 22। जब एसोसिएटेड स्कल बोन्स की बात की जाएगी तो मिस मिस हाय, मेलियस इंकस स्टेपीज, मेलियस इंकस स्टेपीज और हायोइड बोन। हायोइड बोन के ऊपर टंग का कौन सा पार्ट चिपका होता है? एंटीरियर के पोस्टीरियर? पोस्टीरियर। ये बकल केविटी का फ्लोर बनाती है कि रूफ? फ्लोर। फ्लोर बनाती है, क्लियर है। कैसी होती है ये? कौन से शेप की होती है? यू शेप की। क्या ये किसी और बोन से जुड़ी होती है? ना, ये कोई किसी डायरेक्ट बोन से जुड़ी हुई नहीं होती। क्लियर है। बटरफ्लाई शेप बोन कौन सी है? स्फिनोइड। याद रहेगा। तो ये अपन ने पूरा खोपड़ी को साइड में रखा। वर्टिब्रल कॉलम पे आ जाओ, बताओ वर्टिब्रल कॉलम। सर्वाइकल। सर्वाइकल कितनी है? 7। सर्वाइकल कितनी है? 7। फिर थोरेसिक कितनी है? 12। फिर लंबर, लंबर कितनी है? 5। सैक्रम कितनी है? हाँ, कितनी फ्यूज हुई थी? 5। 5 थी, फ्यूज होके कितनी हो गई? 1। फिर कॉकिजियल कितनी है? 4। फ्यूज होके कितनी हो गई? 1। तो क्या बोलोगे? 7, 12, 5, 5, 4। ठीक है, बैठो। आप बताओ, और कौन कौन सा पार्ट बाकी रह गया एक्सियल स्केलेटन में? रिब्स, बताओ रिब्स के बारे में।
बोलना, घबराती क्यों है? 7 पेयर्स तो हैं ट्रू रिब्स, वेरी गुड। इन ट्रू रिब्स का दूसरा नाम क्या है? पीछे जुड़ी है वर्टिब्रल कॉलम से, आगे जुड़ी है स्टर्नम से, इसलिए क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। ठीक है, क्या ये रिब्स आगे स्टर्नम पे डायरेक्ट जुड़ी है या कार्टिलेज से? कार्टिलेज से। कौन सी कार्टिलेज है? हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है, 7 पेयर्स के नीचे 3 पेयर्स। 3 पेयर्स कौन सी हैं? फॉल्स रिब्स। और ये जो 3 पेयर्स फॉल्स रिब्स हैं, ये स्टर्नम से जुड़ रही है क्या आगे डायरेक्ट? ना, 7th नंबर की जो कार्टिलेज है उसमें फ्यूज हो गई। याद आ रहा है? तो पीछे तो जुड़ी है ये वर्टिब्रल कॉलम से और आगे जुड़ी है कार्टिलेज से, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नीचे की 3 पेयर वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और बची हुई जो लास्ट 2 पेयर्स हैं वो हैं फ्लोटिंग रिब्स। आगे किसी से जुड़ी हैं क्या? नो, फ्री हैं, फ्लोट कर रही हैं। पीछे किससे जुड़ी हैं? वर्टिब्रल कॉलम से, इसलिए क्या बोला? वर्टिब्रल रिब्स। बैठो। जब आपसे पूछा जाए कि रिब केज किस किस का बना है तो क्या बोलोगे? बोलो। स्टर्नम, रेब्स और थोरेसिक वर्टिब्रा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अपेंडिकुलर स्केलेटन की सारी बोन्स बता दे लाइन से। अपेंडिकुलर स्केलेटन, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है अपेंडिकुलर स्केलेटन में? याद करो, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? 206। मैंने बोला था सारा गेम किसका है? 2 और 6 का। 206 में 2 और 6 को ऐड कर दोगे तो 80। किसकी बोन आ गई? एक्सियल स्केलेटन की। 2 और 6 के आगे लगा दोगे 1 तो किसकी बोन आ गई? अपेंडिकुलर स्केलेटन की, यानी कि 126। तो 80 तो है एक्सियल स्केलेटन और 126 है अपेंडिकुलर। कैसे याद करोगे? भांगड़ा करना है। कैसे करोगे भांगड़ा? 30 30 30 30। बोलो, याद हो गया क्या? कितनी होगी? सीधी सीधी 120। बची कितनी? 6। 6 कैसे? ये रही 2, क्लेविकल स्केपुला, क्लेविकल स्केपुला कितनी हो गई? 4। और एक कॉक्सल बोन ये रही, एक कॉक्सल बोन ये रही, कितनी हो गई? 6। टोटल कितनी होगी? 126। अगर पूछा जाए ईच लिम्ब में कितनी बोन्स? 30। अगर बोला जाए ईच 4 लिम्ब में कितनी बोन्स? 30। आराम से, जल्दबाजी मत करो, गलती मत करो। मैंने बोला ईच 4 लिम्ब। अगर बोला जाए ईच हैंड लिम्ब में कितनी बोन? 30। अगर बोला जाए 4 लिम्स में कितनी बोन? अगर बोला जाए हाइंड लिम्स में कितनी बोन? अगर बोला जाए लिम्स में कितनी बोन? 120। अभी क्लियर है? बैठो, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी बोन थी इधर देखो? फोर लिम्ब में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। रेडियस किधर होगी? अंगूठे की तरफ। ये क्या है? कार्पल्स। कितनी है? 8। कार्पल्स जो हैं ये क्या बनाएंगी? ग्लाइडिंग जॉइंट। कैसे? देखो, ये रहा ग्लाइडिंग जॉइंट। ऐसे करो, ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। हाय, ठीक है, ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। क्यों है ग्लाइडिंग जॉइंट? क्योंकि 4 बोन नीचे हैं, 4 बोन ऊपर हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 ग्लाइडिंग हो रही है। समझे कि नहीं? अगर ये 4 बोन ऊपर नीचे नहीं होती और 8 की 8 एक साथ होती तो तुम ऐसे नहीं कर पाते। फिर हाय करने के लिए क्या करना पड़ता? ऐसे, हाय। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये ऐसे 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 कर पा रहे, क्यों? बिकॉज ऑफ द कार्पल्स। और कार्पल्स में कौन सा जॉइंट है बेटा? ग्लाइडिंग जॉइंट। ये कौन सी है? मेटाकार्पल। कितनी है ईच लिम्ब में? 5। फेलेंजेस कितनी है? 14, 14। क्लियर है? पक्का? हाँ। सैडल, सैडल जॉइंट में अभी जॉइंट पे आते हैं, पहले ये निपटा लें, जॉइंट पे आते हैं। देखो, अब हाइंड लिम्स की बात करें तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हाइंड लिम्स में कौन सी ऐसी बोन है जो कप शेप है? ये नी को वेंट्रली कवर करती है क्या डोर्सली? वेंट्रली। क्लियर है? आपसे पूछा जाए थिन फ्लैट बोन का नाम बताओ। रेप्स। जब बोला जाएगा थिन फ्लैट बोन्स, रेप्स। जब बोला जाएगा मिड वेंट्रल लाइन पे मिलने वाली, मिड वेंट्रल लाइन पे मिलने वाली फ्लैट बोन। जब बोला जाएगा डोर्सल साइड पे मिलने वाली फ्लैट ट्राइंगुलर बोन। इसके पुला के ऊपर जो एलिवेटेड रिज होता है उसका नाम? स्पाइन इलोंगेट होके क्या बनाता है? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस आगे आके किससे आर्टिकुलेट होता है? क्लेविकल से। किससे आर्टिकुलेट होगा? याद आ रहा है? क्या भूल गए? याद है? बहुत बढ़िया। क्लेविकल के बारे में दो कौन कौन सी खासियत याद रखनी है? कितने कर्वेचर हैं? ये वाला ये, और ये वाला ये। देखो ऐसे है, इधर वाली बोन में ऐसे कर्वेचर है, ऐसे और ऐसे, और इधर वाली बोन में ऐसे है कि नहीं है? दो कर्वेचर। और स्लेंडर बोन, ये भी यही है, क्लेविकल। याद है सभी को? कोलर बोन, ये भी क्लेविकल है। क्लियर? आगे देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लिनोइड केविटी कहाँ मिलेगी? पेक्टोरल गर्डल या पेल्विक गर्डल?
पेक्टोरल गर्डल में, पेक्टोरल गर्डल में क्लिनोइड केविटी की लोकेशन क्या होगी? एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे या ऊपर? नीचे। इसके अंदर क्या आर्टिकुलेट होगा? हेड ऑफ ह्यूमरस। कौन सा ज्वाइंट बनाएगा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यानी कि शोल्डर ज्वाइंट। बोलो, याद हो गया क्या? अगर कोई आपसे पूछे ऐसे ज्वाइंट का नाम बताओ जिसमें मूवमेंट्स जो होते हैं वो कंसिडरेबल होते हैं, ऐसे मूवमेंट का ऐसे ज्वाइंट्स का नाम बताओ। तीन तरह के ज्वाइंट्स हैं आपके पास, कार्टिलेजिनस, फाइब्रस, साइनोवियल। बताओ कौन से वाले ज्वाइंट में कंसिडरेबल मूवमेंट होंगे? साइनोवियल। कंसिडरेबल का मीनिंग क्या होता है? मैक्सिमम अलावेबल। कंसिडरेबल का मतलब क्या है? मैक्सिमम अलावेबल मूवमेंट। ठीक है। अब एक स्टेटमेंट जिसके लिए अपन ने पहले भी तबाही मचाई थी, याद करो। जॉइंट्स आर इसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। सही है क्या? जॉइंट्स आर इसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सही है? अरे बोलो, सही तो है? नहीं है क्या सही? नहीं है, गलत है। क्यों? अगर कोई बोले जॉइंट्स आर इसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट, तो ये रहा मूवमेंट। कहाँ है इसमें जॉइंट? आईलेट्स को ब्लिंक कर रहा हूं, कोई जॉइंट है क्या इसमें? नहीं है। तो इसके लिए क्या बोलोगे? जॉइंट्स आर इसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इंक्लूडिंग बोनी पार्ट। कम से कम बोनी पार्ट जरूर होना चाहिए उसमें। ऐसा मूवमेंट जिसमें कोई बोनी पार्ट होगा तो जॉइंट होगा। और फिर आगे एनसीईआरटी क्या लिख रही है सेकंड लाइन में? देर इज नो एक्सेप्शन इन केस ऑफ लोकोमोशन। सेकंड लाइन लिख रही है एनसीईआरटी कि लोकोमोशन के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लोकोमोशन में हमेशा जॉइंट्स होंगे ही होंगे। अरे हाँ, लोकोमोशन में तो जॉइंट रिक्वायर्ड है ना भाई। बिना बोन के कैसा लोकोमोशन हो सकता है? वैसे एक लोकोमोशन बिना बोन के, तुम यहाँ पड़े हो और कोई तुम्हें हाथ पकड़ के घसीट रहा है, तो ये तुम्हारा लोकोमोशन कैसे हो रहा है बिना जॉइंट्स के? चलो, और पूछता हूं मैं आपसे। हाँ, हाँ, क्या पूछा था बता, आप जॉइंट्स के बारे में क्या पूछा था बच्चे? हाँ, सेडल जॉइंट। देखो सेडल जॉइंट कैसा होता है? सेडल पता है आपको सबको? घोड़े पे बैठे हो, घोड़े पे नहीं बैठे? घोड़ा देखा है? तो घोड़े के ऊपर बेटा वो काठी होती है, रकाब बोलते हैं उसको उर्दू में, हिंदी में बोलते हैं काठी। ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं सेडल। कैसे होती है? जैसे समझो ये तो मैं हूं, ये मैं घोड़ा नहीं हूं। देखो इधर देखो, जैसे समझो, अरे ये क्या है, जैसे समझो ये घोड़ा है, ये घोड़े की ये वाला पोर्शन है घोड़े का। नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता है, देखो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एक वो उसका चमड़े का कुछ लेदर का रखा होता है यहाँ पे, जिसके ऊपर आप जाके बैठते हो। तो इमेजिन करो 2 मिनट के लिए, मैं इमेजिन करवा रहा हूँ आपको। देखो ये वाला पोर्शन है घोड़े का, ये वाला पोर्शन, और इस पे आप कैसे बैठोगे? ऐसे बैठोगे। अरे हाँ या ना? एक पैर इधर एक पैर इधर, तो दो तरह के मूवमेंट होंगे। सेडल जॉइंट बता रहा हूँ कैसा होता है। दो तरह के मूवमेंट होंगे, ये होता है ना कई बार। जैसे कुछ लोग जिनके पैर छोटे होते हैं बाइक पे बैठ जाते हैं, तो कभी फिसल के इधर, कभी फिसल के इधर। हाँ या ना? तो ये एक मूवमेंट तो ये हुआ। दूसरा मूवमेंट ये देखो, हाँ या ना? हुआ दूसरा मूवमेंट, है ना? और तीसरा मूवमेंट ये नहीं हो पाएगा। तो केवल दो ही मूवमेंट होते हैं सेडल जॉइंट में। कौन सा? ये और ये। चलो करके दिखाता हूं, आ जाओ, करो मेरे साथ। देखो ये रहा पहला। दूसरा देखो, सब कर रहे हो ना? मैं जैसे कर रहा हूं वैसे यूं 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 गोल गोल मत घुमाओ, ऐसे लेफ्ट राइट कर रहे हो। बताओ कहीं पर भी हड्डी अटक रही है क्या? इस जॉइंट की हड्डी कहीं पर भी अटक रही है क्या? नहीं। दूसरा देखो, ये देखो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, कहीं हड्डी अटक रही है क्या? अब गोल घुमाओ, अब हड्डी अटकेगी। देखो ये टक टक टक, अटक रही है क्या? अरे हाँ या ना? ये है सैडल जॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर घोड़े की पीठ के ऊपर आप बैठे हो तो ऐसे ऐसे आराम से मूव कर पाओगे, ऐसे ऐसे मूव कर पाओगे, पर ऐसे ऐसे नहीं कर पाओगे। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट किसके बीच में है? देखो इधर, कार्पल। अच्छा, सैडल जॉइंट की लोकेशन क्या होगी, कौन बताएगा? नहीं, हाथ लगा के बताओ, कहाँ कहाँ? ये रही, ये है लोकेशन। देखो ये तो रहा कार्पल और ये रहा मेटाकार्पल। इसके बीच में किसका मेटाकार्पल है? थंब का। कई बच्चे गलत बताते हैं, कई बच्चे बोलते हैं सर ये रहा देखो सेडल जॉइंट। अबे पगले, ये सेडल जॉइंट नहीं है। सेडल जॉइंट यहाँ है, यहाँ कार्पल और थंब के मेटाकार्पल के बीच में।
दिस इज नॉन एज सैडल जॉइंट। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, सीसेमोइड बोन का नाम बताओ। सीसेमोइड बोन कौन सी है? पटेला। पटेला का नहीं लिखवाया था क्या? लिखवाया था ना। सीसेमोइड बोन का एग्जाम्पल पटेला। अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो पूरी बॉडी में दो ही सीसेमोइड बोन है, एक यहां पर और एक यहां पर। दो सीसेमोइड बोन है आपके पास, है ना। कार्पल की एक बोन और होती है जो सीसेमोइड होती है। ठीक। नहीं, अलग अलग है। हायोइड अलग चीज है, सीसेमोइड अलग है। नहीं, आर्टिकुलेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। सीसेमोइड का मतलब हो गया कि वो उसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। जैसे मेम्ब्रेनस बोन कैसे बनी है, कार्टिलेजिनस बोन कैसे बनी है, ओसिफिकेशन के बाद ओसिफाइड बोन कैसे बनी है, ऐसे। ठीक है। चलो, अब आप में से कौन मुझे बताएगा? हाँ, आप बताओ बेटा। हाँ, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस किस का होता है? किडनी के अंदर कौन कौन से ऐसे कंपाउंड से, आयन से, जिनका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है? क्या? नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर को छोड़ के सबका सब। बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली होगा? बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली होगा क्या? है? मैंने लिखवाया नहीं है तो मैंने ये डायलॉग कैसे मारा था, पहले ये बता। कहाँ पे पढ़ा? क्या लिखा है एनसीईआरटी में? हाँ, बाकी सबका एक्टिव होता है ऐसा लिखा है एनसीईआरटी ने। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। बाइकार्बोनेट आयंस मैंने नहीं लिखवाया। और बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा? एक्टिवली। सोडियम का तो पता ही है आपको, सोडियम तो मारा जाए, सोडियम पोटेशियम पंप से ही जाएगा, तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी एक्टिवली। ग्लूकोज हमारे काम की चीज है, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन भी एक्टिवली। पैसिवली कौन जाएगा? नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट का रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली होगा। अब आप बोलोगे सर नाइट्रोजनस वेस्ट का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ करेंगे? यूरिया। कहाँ पे करोगे? कलेक्टिंग डक्ट में। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडिलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलिटी को हाई बनाए रखने के लिए कौन दो लोग जिम्मेदार हैं? आराम से, दोबारा सुन। NaCl एंड यूरिया, बैठ जा। NaCl एंड यूरिया। ठीक है। आप बताओ। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के सामने, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के सामने ऑस्मोलिटी को हाई रखने की जिम्मेदारी, ऑस्मोलिटी को हाई रखने की जिम्मेदारी वासा रेक्टा की कौन सी ब्रांच की है? क्या? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, याद है ना वो? जब मैं पूछ रहा हूं तभी रिप्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए पिक्चर का। ठीक है, अब आप बताओ बेटा, लास्ट में खड़े हो जाओ। हाँ, तूने नहीं पढ़ा क्या चैप्टर? थोड़ा बहुत आइडिया होगा। नहीं है? ट्राई करें? नहीं? चल रहने दे, तू बता। पीछे, हाँ। मुझे ये बताओ बेटा, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन और रीनल टिब्यूल में क्या डिफरेंस है? नेफ्रॉन में। दोबारा बोल, जोर से बोल। रीनल टिब्यूल में नेफ्रॉन है या नेफ्रॉन में रीनल टिब्यूल है? अच्छा, रीनल टिब्यूल नेफ्रॉन का पार्ट है। मतलब नेफ्रॉन इज इक्वल टू ग्लोमेरुलस प्लस रीनल टिब्यूल, ऐसा ही है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, तुझी से अगला क्वेश्चन। कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो कॉर्टेक्स में मिलेगा? नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में मिलेगा? डीसीटी, पीसीटी, ग्लोमेरुलस, बॉमेंस कैप्सूल। वेरी गुड। कौन सा पार्ट है रीनल टिब्यूल का जो कॉर्टेक्स में मिलेगा? तुम बात ही मत कर, मैं तो खुद दोबारा सुन क्या पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहा है तू? अरे पगले, सुन ले पहले। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने? नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में मिलेगा? उसका जवाब तूने दे दिया। चार जवाब दिए ना उसके। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में मिलेगा? पीसीटी, डीसीटी, बॉमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन के चार पार्ट कॉर्टेक्स में मिलेंगे, हटा दो। रीनल टिब्यूल का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में मिलेगा? पूरा। हाँ,
कोर्टेक्स में पगले, कोर्टेक्स में मेरे बच्चे। हाँ, कोर्टेक्स ही तो बोल रहा हूँ, तेरे को मेडुला सुनाई दे रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, बता। बस, वोमेन कैप्सूल कहाँ मिलेगा? पैरों में? तो बैठो, सुन लो ध्यान से, कान खोल के। अगर पूछा जाए कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कोर्टेक्स में मिलेगा, तो चार है आपके पास। क्या क्या है? पीसीटी, डीसीटी, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। इसकी जगह दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है वो, पीसीटी, डीसीटी और रीनल कॉर्पसल या मेलपिजियन बॉडी, ध्यान देना। और अगर पूछा जाए कि रीनल टिब्यूल के कौन से पार्ट मिलेंगे, तो तीन पार्ट है, पीसीटी, डीसीटी और बोमेन कैप्सूल। रीनल टिब्यूल के अंदर ग्लोमेरुलस को कंसिडर करोगे क्या? नहीं। क्लियर है? हाँ, आप बताओ मैडम। मैडम आप बताओ। पोडोसाइट्स क्या होती हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? वेरी गुड। बोमेन कैप्सूल की कौन सी एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है, पेराइटल या विसरल? विसरल। विसरल एपिथेलियम मॉडिफाई होकर क्या बनाएगी? पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलोगे? फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर। ठीक है, बैठो। कौन कौन से प्रेशर इन्वॉल्व होते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को, सॉरी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं? ये बताओ, क्यों बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के आगे आपने अल्ट्रा वर्ड क्यों लगाया? ऐसा क्या कर दिया? बोलो। अरे, भूल क्यों गई? याद तो है। दो रीजन है। बताओ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोला था आपने? कॉमन कैप्सूल के तो ल्यूमन की कोई बात ही नहीं की हमने। दो रीजन है जिसकी वजह से इस फिल्ट्रेशन को आपने बोला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा। हाँ, एफरेंट आर्ट्रियोल। हाँ, नहीं, जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसका ल्यूमन बड़ा होता है, और जो ईफरेंट आर्ट्रियोल है इसका ल्यूमन छोटा होता है, इसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, बैठो। कुछ हद तक ठीक है। तो बताओ बच्चे। क्या रीजन है कि आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला? तीन लेयर से पास होगा। बैठो, याद करो, भूलो मत। तीन लेयर से फिल्ट्रेशन होगा, इसीलिए आपने उसको क्या बोला? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा, प्रेशर इन्वॉल्व है उसके अंदर। कौन कौन से प्रेशर इन्वॉल्व है ये बताएगा बच्चा। क्यों? काहे? आजकल है तो बता बेटा, तो बता गुड़िया, बता। बैठ जा बच्चे, बता। क्या? कौन कौन से प्रेशर इन्वॉल्व है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कौन सा? ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है? एफरेंट आर्ट्रियोल का ल्यूमन बड़ा है, ईफ्रेंट का छोटा है, तो बहुत सारा ब्लड आएगा लेकिन कम कम जाएगा। तो किधर प्रेशर लगाएगा? ग्लोमेरुलस में, नीचे की तरफ। तो बोमेन कैप्सूल में कटोरे में छन छन के कौन आ जाएगा? फिल्ट्रेट। पहला। दूसरा, तुझसे नहीं पूछा क्या मैंने एक बार भी? तू बता। ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों लगा? क्योंकि ब्लड कैसी नेचर का है? कोलोइडल नेचर का। वो खुद को छनने से रोकेगा। और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैप्सूल के अंदर जब बहुत सारा फिल्ट्रेट भर जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या है, ल्यूमन बड़ा है बोमेन कैप्सूल का, तो फिल्ट्रेट बहुत सारा भर जाएगा, लेकिन आगे नेक छोटी है तो कम निकलेगा। तो ये भी अपोज करेगा ऊपर से आने वाले फिल्ट्रेट का। कौन? दो लोग अपोज करेंगे, एक तो ब्लड खुद अपोज करेगा, और एक जो इसमें जो भरा हुआ है वो अपोज करेगा। इसको क्या बोलते हो? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा? बैठो, आप बताओ। 10 होगा। कैसे निकाला हमने? नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। याद रहेगा? वैल्यूज पता है? 60 माइनस 32 प्लस 18, तो अप्रोक्स 10 के आसपास आ गया। मैं फिर बोल रहा हूं,
अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और रेंज 60 की जगह 55 दे रखी हो, तो ये 10 से लेके 18 तक आराम से जा सकते हो, तुम घबराना नहीं है। अगर मैंने तुम्हें क्या लिखा है, ये 10 mm ऑफ एच जी, ये रेंज में जा सकते हो आप, ठीक है ना। बैठो। ओके। ये बताएगा बच्चा मुझे, बता बेटा। तू बैठ जा, तू बैठ जा। हाँ। ब्लड फिल्टर्ड बाय बोथ किडनीज पर मिनट। ब्लड फिल्टर्ड बाय बोथ किडनीज पर मिनट। दोनों किडनी से 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होता है? जोर से बोल। उसकी तरफ मत देख, मेरी तरफ देख। 1/5 पार्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल सही जवाब है। 1/5 पार्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट। अब वैल्यू बता। अगर याद नहीं आ रहा कि वैल्यू क्या है, कार्डियक आउटपुट तो पता है कितना होता है? 5 लीटर, यानी कि 5000 ml। अब 5000 ml का 1/5 कितना हुआ? 1000। खत्म बात, ये लो। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, याद है तुम्हें, है ना। पर एनसीईआरटी ने वैल्यू क्या दी है इसकी? 1100 से 1200, 1100 टू 1200 ml। बैठो। तो आपसे अगर पूछा जाए, देखो ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जाए तो बोथ किडनीज का ही निकालना है। ईच किडनी का कुछ नहीं दिया। ईच किडनी का केवल एक डेटा दिया है, और वो है नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। कितने हैं ईच किडनी में? बहुत बढ़िया। अब आप बताओ। हाँ, किडनी की डायमेंशन बताओ। हाँ, जोर से बोल बेटा। किडनी की डायमेंशन क्या है? वो अपन ने ट्रिक मारी थी बहुत प्यारी सी। लेंथ 10 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर, थिकनेस उसका और आधा कर दे, लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास। वजन 150 ग्राम। हाँ या ना? बैठो। आप बताओ, लोकेशन क्या है किडनी की? T12 से L3, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबर वर्टिब्रा। बैठो। अब कौन बताएगा? नौजवान, तुम बताओ। हाँ। अ, कोई सा भी एक मुझे एग्जाम्पल देके समझाओ कि अगर ब्लड जो है, सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, ब्लड जो है उसकी ऑस्मोलरिटी अगर बढ़ जाएगी तो उसको कैसे किडनी रेगुलेट करेगी? ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ाई है मैंने, ध्यान देना। ब्लड की ऑस्मोलरिटी अगर बढ़ जाएगी, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, तो बताओ कैसे रेगुलेट करेगी, और कौन 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 जिम्मेदार है इसके रेगुलेशन के लिए? आराम से। मैं अगेन फिर आपसे क्या बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। ऑस्मोलरिटी बढ़ाई है मैंने, मैंने ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम नहीं किया। जैसे ही कोई तुमसे ओस्मोलरिटी पूछे मेरे बच्चों, तो दिमाग में आना चाहिए ओस्मो रिसेप्टर। और ओस्मो रिसेप्टर कहाँ पढ़ाए थे? हाइपोथैलेमस में। याद करो तो क्या निकलेगा? एडीएच। तो जब जब तुम्हारा खून गाढ़ा होगा, यानी कि ब्लड के अंदर वाटर का कंटेंट कम होगा, तो फिर कौन एक्ट करेगा? एडीएच। रास मैकेनिज्म कब लगाओगे? जब ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? चलो हो जाओ, शुरू हो जाओ फिर। ब्लड ऑस्मोलरिटी बढ़ गई, अब क्या होगा? हाइपोथैलेमस के अंदर मिलने वाले ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके एडीएच सिक्रीट करवाएगा। एडीएच क्या करेगा? एडीएच दो काम करेगा। एडीएच सबसे पहले करवाएगा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, इसीलिए एडीएच का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। दूसरा, टीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे जाके वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। इससे क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और जीएफआर बैक टू नॉर्मल। बैठो। हाँ, अब ये बताइए, बता बेटा। रास मैकेनिज्म समझाओ, रास मैकेनिज्म कैसे काम करता है पूरा का पूरा? हाँ, बॉडी फ्लूइड कम हो गया यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। वेरी गुड। ब्लड नहीं, साथ में ब्लड वॉल्यूम जैसे ही कम होगा, ब्लड प्रेशर को भी कम करवाओ। ब्लड वॉल्यूम कम तो ब्लड प्रेशर कम, ब्लड प्रेशर कम तो जीएफआर कम, जीएफआर कम तो, पहले जेजी सेल्स का नाम तो ले, इज्जत तो दे बेचारे को उसको। जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, रेनिन रिलीज करवाएंगी। फिर एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। ऐसी ही, हाँ ऐसी ही एंजियोटेंसिन 1 को
एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। क्यों किया कन्वर्जन? ज्यादा एक्टिव हो गया। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा मैडम? थर्स्ट को बढ़ा देंगे। थर्स्ट को बढ़ने से पानी पिएंगे तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सेकंड कहाँ एक्ट करेगा एंजियोटेंसिन? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या करेगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन करा के क्या बढ़ाएगा? ब्लड प्रेशर। ब्लड वॉल्यूम पे कोई असर किया क्या? नहीं। वेरी गुड। थर्ड, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, एल्डोस्टेरोन को निकलवाएगा। एल्डोस्टेरोन घूमता घूमता कहाँ जाएगा? डीसीटी पे। क्या रीएब्जॉर्ब करवाएगा? हाँ, NaCl रीअब्जॉर्ब कराएगा। सोडियम के पीछे पीछे कौन आएगा? वाटर आएगा। क्या बढ़ गया? ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। तो इन तीनों से मिला के क्यूमुलेटिवली क्या बढ़ गया? ब्लड प्रेशर। जीएफआर बहुत ज्यादा हो गई। अब क्या होगा? बैठो। जीएफआर जब बहुत ज्यादा हो जाएगी, जीएफआर जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा बताओ? वेरी गुड। जीएफआर जैसे ज्यादा हुई, जीएफआर ज्यादा क्यों हुई? ध्यान से सुनो सारे बच्चे, पीछे वाले भी सुनो। हाँ, इधर सुनो। तो जीएफआर ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा। और ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा किसको फील होने लगेगा? एट्रिया की दीवारों को। एट्रिया की दीवारों से क्या निकलेगा? एएनएफ निकलेगा। वेरी गुड। एएनएफ दो तीन काम करेगा। पहले उसने वेसोडाइलेशन कर दिया। हाँ एग्जैक्टली, तुरंत बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया। वेरी गुड। फिर जो नाम है वही काम है, सोचो। एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। नाइट्री मतलब सोडियम, यूरेटिक मतलब यूरिन। क्या करेगा ये? यूरिन में सोडियम को निकालना चालू कर देगा। जब यूरिन में सोडियम निकलेगा तो सोडियम के पीछे पीछे वाटर भी निकलेगा, तो ब्लड वॉल्यूम वापस से क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, बैठो। या थर्ड ऑप्शन आप ये भी बोल सकते हो कि ये रास मैकेनिज्म को सप्रेस कर देगा। तो एएनएफ तीन तरीके से काम करेगा: वेसोडाइलेशन, सप्रेशन ऑफ रास मैकेनिज्म, एंड थर्ड वन इज रिलीज ऑफ सोडियम इनटू यूरिन। याद हो गया सभी को? पक्का? आगे बढ़े फिर? क्या और पूछना है? और पूछूं? आज तुम्हें, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम तो बैठे हो आराम से, गला तो मेरा छिला हुआ है, मुझे बुलवाए जा रहे हो। चलो, कौन बताएगा अब? ये बच्चा बताएगा। बालक बताओ। हाँ, मसल से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उनके बारे में बताओ। मसल्स, आराम से, घबरा मत। मसल से रिलेटेड तीन डिसऑर्डर पढ़े थे अपन ने, याद कर। देख, हिंट देता हूं तेरे को, देख। माइस्थेनिया ग्रेविस, है ना? दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तीसरा वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन रैपिड स्पाज्म टिटेनी। याद आ रहा है? चलो बैठो बैठो बैठो, याद करना है इसको। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसको हटाओ घोड़े को। चलो जी, नेक्स्ट चैप्टर देखो। अब ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूं पूरी की पूरी। क्या बोला मैंने? लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि दो सिस्टम है आपके पास, एक का नाम है न्यूरल सिस्टम, एक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। देखो कितना सुंदर बना के लाया हूं मैं। आजकल बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं पीपीटी इसके ऊपर, देखना। एक एक क्लियर कट अलग अलग सेपरेट कर देंगे एक एक लाइन को, ताकि तुम्हें विजुलाइज हो कि भाई क्या पढ़ रहे हैं हम। देखो ध्यान से। तो एक तो है, आप मेरी तरफ देखो, एक तो है आपके पास न्यूरल सिस्टम, एक है एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के काम करने का तरीका अलग, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे। एंडोक्राइन सिस्टम के काम करने का तरीका अलग, लेकिन दोनों के दोनों मिलके क्या करेंगे? एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसीलिए आप इसको क्या बोलोगे कोऑर्डिनेशन के साथ साथ? रेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन। समझे क्या? दोनों मिलके एक साथ क्या करने के लिए आए? कंट्रोल करने आए। किसको? बेसिक फिजियोलॉजिक फंक्शंस ऑफ बॉडी को। बात समझ में आई? इसके काम करने का तरीका अलग, इसके काम करने का तरीका अलग, लेकिन मकसद एक। समझ में आया? तो ये साथ में क्या कर रहे हैं मिलके? कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं और इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। जरा बताओ, न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है या न्यूरल सिस्टम जो होता है वो कैसे काम करता है? हाँ वेरी गुड। सबसे पहला फास्ट, और बोलो कुछ। क्विक, एग्जैक्ट, और एक वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट लिव्ड। क्या लिखा मैंने? देखो, फास्ट, क्विक एंड शॉर्ट लिव्ड। अब इधर आओ, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करेगा? अपोजिट कर दो। स्लो, वेरी गुड। वाइड स्प्रेड एंड लॉन्ग लास्टिंग, वाइड स्प्रेड एंड लॉन्ग लास्टिंग।
देखो अब ये क्या भला है भाई, लॉन्ग लास्टिंग और शॉर्ट लिव्ड। जब पैर में चोट लगेगी तो हम क्या करते हैं, पैर हटा लेते हैं, हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि और फिर जब सब ठीक हो जाएगा पैर वापस रख देते हैं जमीन पे। ऐसा थोड़ी होता है कि पैर में चोट लगी है बस परमानेंट पैर ऊपर ही रहेगा। दोनों पैरों में एक साथ चोट लगेगी तो क्या करोगे? दोनों पैर ऊपर, हिप्स से चलेंगे फिर। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इधर क्या कहानी है यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में? क्या ऐसा होता है कि एक बार ग्रोथ हार्मोन निकला, ग्रोथ हो गई और फिर वापस से ग्रोथ छोटी हो गई? तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसका काम ये नहीं कर सकता, इसका काम वो नहीं कर सकता, इंटरचेंज नहीं कर सकते आप। दोनों के काम करने का तरीका अलग है, लेकिन मकसद एक है, और वो क्या है? सारे फिजियोलॉजिक फंक्शंस को रेगुलेट करना। और अपन ने पहली लाइन लिखी थी, याद करो। हाँ, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, याद आ रहा है? चलो लिख लो। लिख लो, ये ऐसे कैसे बना लो जैसे मैंने बनाया। ये वाला एरो सेम कलर से लगा देना। ये जो एरो है ना, ये वाला, इसमें सेम कलर यूज कर लेना। दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे, लेकिन मकसद एक है दोनों का। हाँ बेटा। वो क्या होता है? नहीं, आगे क्या बोल रहा है? डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये सुनने में आ गया, उसके आगे क्या बोला? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन सुनने में आ रहा है। ये इसका, हाँ, डोपामिन हार्मोन नहीं। इनहिबिट करेगा ना बेटा, कोई भी फंक्शन जो है उसको सप्रेस तो करेगा। अगर समझ 2 मिनट के लिए कि हमारी बॉडी में एक एक्साइटेटर है, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है, जिसकी वजह से बॉडी का बीएमआर बढ़ गया, हार्ट बीट रेट वगैरह सब बढ़ गई। नॉर्मल करने के लिए उसको वापस क्या निकालेगा? इनहिबिटरी। नहीं, हार्मोन केवल एड्रेनलिन हार्मोन है जो न्यूरोट्रांसमीटर की जैसे भी एक्ट करता है, ऐसा है। लिख लो बच्चे। तुम्हारी एक तो आवाज़ इतनी धीरे है कि मतलब मक्खी की आवाज़ तेज है तुमसे। डोपामिन से खुशी कैसे मिलती है? क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है बहुत सारा। डोपामिन के अलावा एक और भैया है जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन, और एक का नाम है प्रोलैक्टिन। फिर अभी तुम्हारे क्या कंसेप्ट खराब हो जाएंगे, इसलिए बताना नहीं चाह रहा मैं, है ना? वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर के एंड में बता दूं। माँ के अंदर क्या होती है? ममता। माँ के अंदर क्या होती है? ममता। और बाप के अंदर पापता। है ना? एक को बोलते हैं मैटरनल और एक को बोलते हैं पैटर्नल। तो ये जो बिहेवियर है, इनको डिसाइड करने के लिए दो ही हार्मोन है आपकी बॉडी में, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब आपका दिमाग कैसे खराब हो जाएगा कि सर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन तो केवल फीमेल में निकलता है, मेल में कहाँ निकलता है? मेल में भी निकलता है थोड़ा बहुत। इसको बोलते हैं लव हार्मोन। लव हार्मोन का मतलब ये नहीं कि किसी को देख के पहली नजर में प्यार हो गया। लव हार्मोन का मतलब है अफेक्शन, है ना? जब आप अपने घर से जब दूर आ रहे थे तो मम्मी पापा की याद आ रही है, राइट? या जब आप बहुत दिनों बाद गए और पापा मम्मी को एक साथ सामने देखा, तो आंखों से आंसू आ गए, या दिल भर आया, मन भर आया। ठीक है?
तो ये काम किसका है? ऑक्सीटोसिन का। इसलिए उसको लव हार्मोन बोलते हैं। तो सिर्फ डोपामिन के सप्रेस होने से खुशी नहीं मिलती, और भी हार्मोन होते हैं वो एनहांस हो जाते हैं। कचू कचू समझ में आया कि नहीं आया? डोपामिन क्या करेगा? सबको सप्रेस करके रखेगा। जब डोपामिन कम हो जाएगा तो खुशी वाले हार्मोन वापस एनहांस हो जाएंगे, इसलिए खुशी होगी कि अच्छा हुआ शैतान बैठ गया। ऐसा होता है। हाँ बेटा। क्या? हाँ, क्विक भी। दोनों क्यों? दोनों हो सकते हैं ना। हाँ हाँ। फास्ट, अच्छा अच्छा अच्छा। फास्ट और क्विक का एक ही मतलब है, ठीक है। तेरे को अभी खुशी मिलेगी थोड़ी देर बाद, रुक। पहले लिख ले। लिख लिया बच्चों? चलो, अब एक अगला सवाल तुम लोगों से, जो एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन है। और वो सवाल ये है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपकी जो सारी की सारी सेल्स हैं बॉडी की, क्या वहां पर न्यूरॉन है? एक डायलॉग आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ा होगा कि आपने लिम्फ को बोला था मिडिल मैन ऑफ बॉडी। याद आ रहा है? क्यों बोला था? क्योंकि हर सेल के पास ब्लड सप्लाई नहीं है। इसी तरीके से क्या हर सेल के पास न्यूरॉन की सप्लाई है? नहीं है। तो जहां न्यूरॉन नहीं पहुंच सकता, वहां कौन पहुंचेगा? हार्मोन। ठीक। ऑल द बॉडी cells are not innervated by the neural cells, so there will be a separate kind of mechanism, inbuilt mechanism, which will help in the control and coordination of body functions, and that is known as hormone. चलो लिखो अगली लाइन ये रही। देखो ऐसे कैसे लिखना, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा इस पे। क्या बोला मैंने? कि सारी की सारी जो सेल्स हैं, दीज आर नॉट इनर्वेटेड बाय न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर्स। तो एक सेपरेट आपके पास मैकेनिज्म है, जो किससे रेगुलेट होगी, किससे कंट्रोल होगी? हार्मोन से। ये लो लिख लो। बस ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे और खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बच्चे? हार्मोन लिम्फ में? लिम्फ में? हाँ। हार्मोन को कोई नहीं रोक रहा, हार्मोन सब जगह जा सकते हैं। तू खुद सोच बच्चे, मेरी बात सुन। ग्रोथ हार्मोन का एग्जाम्पल दुनिया का बेस्ट एग्जाम्पल है। मुझे बता, ग्रोथ हार्मोन कहाँ नहीं जा सकता? तो सब जगह जाएगा। मतलब हेयर से लेके पैर के नाखून तक सबकी ग्रोथ कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ग्रोथ हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन तो भैया हर सेल के पास जाएगा, हर सेल के पास। तो लिम्फ छोड़ो, तुम जो जो तुम्हारे दिमाग में है, उन सभी नाम को ले लो, सब जगह जा सकता है ग्रोथ हार्मोन। आईज में? सब जगह ग्रोथ हार्मोन सब जगह जाएगा। डिपेंड करेगा कि वो रिसेप्टर कितनी देर के लिए एक्टिवेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैंने तुम्हें बताया था कि भाई एपीफाइशियल प्लेट होती है। अच्छा, तुम्हें नहीं बताया? एनिमल टिश्यू थोड़ी पढ़ाया था तुम्हें। लॉन्ग बोन्स के अंदर एपीफाइशियल प्लेट होती है। वो एपीफाइशियल प्लेट के ऊपर जाके ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है और बोन्स की लंबाई बढ़ती है, जिससे आपकी लंबाई बढ़ती है। ठीक है। अब जैसे ही ग्रोथ हो जाती है हमारी, 20 साल से ऊपर हो जाते हैं हम, 18 से 20 साल से ऊपर, तो एपीफाइशियल प्लेट कैल्सिफाइड होकर खत्म हो जाती है, और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन भी कम हो जाता है। ऐसा होता है। तो आईज के अंदर भी नो डाउट ग्रोथ हार्मोन जाएगा, लेकिन सर्टेन एक्सटेंट तक। अगर ऐसा होता कि भैया ग्रोथ हार्मोन आंखों में ज्यादा चला गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई है, उल्लू जैसी हो गई आंखें बड़ी बड़ी, और मुंह रह गया इतना सा, ऐसा नहीं होता। एक हाथ में ग्रोथ हार्मोन चला गया तो एक हाथ बहुत लंबा हो गया। बोले ये क्या है कि कानून का हाथ है? ऐसा नहीं होता। सर? कौन? उल्लू तो 360 तक ले जाता है पीछे तक। मोनोकोंडाइलिक स्कल है उसका। बताया था ना मैंने। हमारा कैसा है? डाइकोंडाइलिक। बर्ड्स का और रेप्टाइल्स का कैसा स्कल है? मोनोकोंडाइलिक। अरे फिर भी मैक्सिमम हमसे तो ज्यादा घुमा लेते हैं। हमें कंपैरिजन किसके बीच में करना है? हमारे और बर्ड्स के बीच में। और तू किसके बीच में कर रहा है? बर्ड्स और उल्लू के बीच में। ऐसे ना करो यार बच्चे। चलो, लिख लिया हो तो अब कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सिंपल सी है। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ऑर्गेनाइज ग्लैंड क्या होती हैं, अनऑर्गेनाइज ग्लैंड क्या होती हैं।
पहला कौन सा हार्मोन था जो डिस्कवर किया गया? सिक्रिटीन। कौन सा था? सिक्रिटीन। पहली बार हार्मोन वर्ड किसने यूज किया? स्टार्लिंग। क्या नाम है उसका? स्टार्लिंग। कोई नहीं पूछेगा तुमसे, ऐसे जी के बढ़ा रहा हूँ, जनरल नॉलेज। हार्मोन जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, हाई या लो? लो। किसका है हाई? लो। लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस हैं, है ना, हार्मोन। इन सब की बात करेंगे एंड एंड में, लास्ट वाली स्लाइड में चिपका देंगे इनको। हम्म। क्या बेटा? न्यूरॉन नहीं जा पाते? कई सारी सेल्स हैं ऐसी जहाँ पर न्यूरॉन इनर्वेटेड नहीं है। कोई सा भी एक ग्रुप ले ले, यहाँ से एक टुकड़ा निकाल ले टिश्यू का, क्या उस टिश्यू के टुकड़े में हर सेल के पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा? नहीं होगा। हर सेल के पास तो नहीं होगा, न्यूरोमस्कुलर नहीं, सॉरी, न्यूरोसेल्यूलर। न्यूरोसेल्यूलर एंडिंग होगी क्या? नहीं होगी। मतलब न्यूरॉन हर एक सेल के पास नहीं है, ऐसा है। तो जहां पर जिन सेल के पास नहीं है न्यूरॉन, वहां पर कौन होंगे? हार्मोन। ठीक है। तो यहां पर बस एक ही इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, कि ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी आर नॉट इनर्वेटेड बाय द नर्व फाइबर्स। इसीलिए हमने सेपरेट मैकेनिज्म रखी है, जो कौन रेगुलेट करेगा? हॉर्मोन्स। लिख लिया क्या? चलो आगे बढ़े। आगे देखो अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, बच्चों वाली बात है, पढ़ी हुई है तुमने बचपन से, एक बार और देख लो, फिर धीरे धीरे हम गहराइयों में उतरेंगे, तो डरना नहीं है, हाथ पकड़ के चलना है। थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से बाहर जाऊंगा, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा बाहर जाऊंगा एनसीईआरटी से इस चैप्टर में, ताकि तुम्हें बेसिक चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलो जी। तो एंडोक्राइनोलॉजी क्या है बताओ? हाँ, अ ब्रांच ऑफ साइंस, अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with which deals with study of study of endocrine glands, endocrine glands and their physiology, and their physiology, ये देखो, and their physiology। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है बताओ? एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट है क्या? हाँ जी, डक्ट प्रेजेंट। ठीक है, डक्ट प्रेजेंट होगी, और ये सिक्रीशंस अपने कहाँ भेजेगा? डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन पे। सिक्रीशन कहाँ जाएंगे? टारगेट ऑर्गन्स पे। सिक्रीशंस जाएंगे टारगेट ऑर्गन्स पे। ठीक है, टारगेट ऑर्गन्स पे। क्या चीज? किसका सिक्रीशन? एक्सोक्राइन का कैसे होगा बता? सलाइवा का सिक्रीशन मुंह में ही तो आएगा, इधर कान में थोड़ी जाएगा। ठीक है ना? चलो, सिक्रीशंस जो हैं टारगेट ऑर्गन्स तक कैसे जाएंगे बेटा? थ्रू डक्ट, या लिख सकते हो बाय डक्ट। ये देखो, आगे देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो फिर एनिमल टिश्यू का पेज नंबर 103 पे क्या लिखा हुआ है, कि एंडोक्राइन ग्लैंड अपने सिक्रीशंस को कहाँ पे डालेगी? बाथिंग फ्लूइड में। कहाँ डालेगी बेटा? बाथिंग फ्लूइड में। सिक्रीशंस, सिक्रीशंस रिलीज इनटू बाथिंग फ्लूइड, और फिर बाथिंग फ्लूइड से कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में। बाथिंग फ्लूइड, और फिर बाथिंग फ्लूइड से चले जाएंगे ब्लड में, और ब्लड से कहाँ चले जाएंगे? टारगेट ऑर्गन में। ब्लड से चले जाएंगे टारगेट ऑर्गन में, ये देखो। राइट, आगे देखो, इसका नाम भी सुना होगा आपने, हेटेरोक्राइन पैंक्रियाज, याद आ रहा है? हेटेरोक्राइन का मतलब क्या है? बोथ। हाँ, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन प्रेजेंट, एंडोक्राइन फंक्शन प्रेजेंट, ये देखो। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या होती है बताओ? सिक्रीटरी सेल्स का नाम सुना है? रुको 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 रुको, अभी रुको, लिखना बंद करो। एनिमल टिश्यू निकालो, पेज नंबर 102 शायद, देखो जरा, पेज नंबर 102 ही है आई थिंक, पेज नंबर 102 पे
लेफ्ट साइड में दो डायग्राम दिए हुए हैं, यूनिसेल्युलर ग्लैंड और मल्टीसेल्युलर ग्लैंड के, है ना। तो यूनिसेल्युलर ग्लैंड देखो एक बार गौर से। उस यूनिसेल्युलर ग्लैंड में आपको बड़े बड़े नीले कलर के कुछ दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा होगा न्यूक्लियस है वो। क्या है वो है सिक्रीटरी यूनिट्स। ठीक है, करो मार्क कर दो उसको वहां पे, लेबलिंग करो। वो क्या है, सिक्रीटरी यूनिट्स। ठीक है, देखो ध्यान से, इस तरह की कुछ सेल्स वहां पे नजर आ रही होंगी आपको ऐसे। ठीक है, ऐसे कुछ सेल्स नजर आ रही होंगी, राइट। और इन सेल्स के अंदर ये ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, है ना। और बड़े बड़े क्या हैं, देखो ऐसे बड़े बड़े से वहां पर क्या है, सिक्रीटरी यूनिट्स। देखो ऐसे सिक्रीटरी यूनिट्स हैं वहां पर, दिख रहे हैं क्या आपको। कहीं पर सिक्रीटरी यूनिट छोटे छोटे हैं, ब्लू कलर के हैं, देखो ब्लू कलर के। और कहीं पर बड़े बड़े हैं सिक्रीटरी यूनिट, देखो ऐसे हैं। क्या है ये, सिक्रीटरी यूनिट्स। ठीक। और इस बेसिस पे ग्लैंड को अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एपोक्राइन, पता है क्या, होलोक्राइन और मीरोक्राइन, पता है कि नहीं। नहीं पता तो देखो, समझो ये कोई सेल है, ये कोई सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ये भी कोई सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। और ये भी कोई सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखो ये तीन तरीके से सिक्रीशन कर सकती है। कैसे सिक्रीशन करेगी, समझो इसने अपने सारे के सारे सिक्रीशन जो है यहाँ ऊपर की तरफ इकट्ठा कर दिए, अपने सारे सिक्रीशन का इकट्ठा कर दिए बेटा ऊपर की तरफ। और इसने ये वाला जो अपर पार्ट है इसको सिक्रीट कर दिया, अपर पार्ट डिटेच। ये देखो, कुछ समझ में आया कि नहीं। कोई भी सेल जो होगी वो सेल तीन तरीके से सिक्रीशन कर सकती है। कैसे, पहला देखो, उसने अपने सारे सिक्रीशन बनाए और सारे सिक्रीशन सेल के कहाँ इकट्ठा कर दिया, अपर पार्ट में। और पूरे के पूरे अपर पार्ट को उसने डिटेच करके फ्री कर दिया। ये देखो फ्री कर दिया इसने, डिटेच कर दिया, समझे कि नहीं। दूसरा सिक्रीशन कैसे होगा, दूसरे सिक्रीशन में ये पॉकेट बना लेगा बड़े बड़े, देखो बड़े बड़े पॉकेट्स बना लेगा और इनके अंदर क्या भरा रहेगा, यही सिक्रीशन। बच्चों को जो समझ में आ रहा है कि नहीं। और फिर क्या करेगा ये, इन पॉकेट्स को, इन पॉकेट या पैकेट्स को रिलीज कर देगा, देखो। और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है, ये देखो तीसरा तरीका है बेटा, इसमें सारे सिक्रीशन इसके अंदर भर गए, किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक, और पूरी की पूरी क्या हो गई, बस्ट हो गई। ये देखो पूरी की पूरी क्या हो गई बेटा, ये बस्ट हो गई। बस्ट एंड रिलीज ऑफ सिक्रीशन, बस्ट एंड रिलीज ऑफ सिक्रीशंस, ये देखो, समझे कि नहीं। तो ये वाली जो है इसको क्या बोलोगे आप, एपोक्राइन। इसको क्या बोलोगे आप, मीरोक्राइन। और पूरी की पूरी जो पूरी खत्म हो गई, ब्लास्ट हो गई, होलोक्राइन। देखो, समझे कि नहीं समझे। ये देखो, तो यहां पर ये जो नजर आ रही है सिक्रीटरी यूनिट है, यानी कि ये सेल क्या करेगी, ये सेल का न्यूक्लियस रहा। इसने क्या किया, अपने सारे सिक्रीशंस, समझो ये गोबलेट सेल है आपकी, और गोबलेट सेल है और म्यूकस निकाल रही है। तो म्यूकस कैसे निकालेगी ये, तो ये क्या करेगी, पहले म्यूकस को बना के इकट्ठा कर लेगी पैकेट में। म्यूकस को पूरा बना लेगी ये सेल, पैकेट में इकट्ठा कर लेगी, जिसको आप क्या बोलते हो, सिक्रीटरी यूनिट। क्या बोल रहे हो बेटा, सिक्रीटरी यूनिट। ये देखो, और फिर उसके बाद इसको रिलीज कर देगी। कुछ समझ में आया क्या। दूसरा डायग्राम देखो, दूसरा डायग्राम है मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर डायग्राम ऐसा कुछ नजर आ रहा होगा आपको, देखो ऐसा। और इसमें यहाँ पर है सेल्स, देखो यहाँ पर सेल्स है और उन सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस दिख रहा होगा, बहुत गौर करोगे तो दिखाएगा। देखो इस तरह का है, मल्टी सेल्यूलर की बात कर रहा हूँ, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, दिख रहा है क्या सबको। देखो ये क्या करेगी, ये अपने सिक्रीशंस को इसमें डाल देगी, एक होलो कैविटी है जिसके अंदर, देखो सभी सेल्स ने अपने सिक्रीशन यहाँ पे डाल दिए और फिर सारे सिक्रीशन कंबाइंडली बाहर निकले। कुछ समझ में आया या नहीं आया। ये है सिंगल सेल, सिंगल सेल अपना सिक्रीशन इंडिविजुअली निकालेगी, अपना सिक्रीशन निकालेगी बंडल की फॉर्म में, पैकेट की फॉर्म में, या इनमें से किसी भी फॉर्म में। और ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर, जैसे सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या करेंगी, ये पहले अपने सारे सिक्रीशन एक छोटे से कैविटी में भर लेगी, एक चेंबर में भर लेगी, और फिर रिलीज करेगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ऊपर से जा रहा है किस, हाँ हाँ, ये न्यूक्लियस है, पिंक वाला न्यूक्लियस। और यहाँ से क्या होगा, सिक्रीशंस निकलेंगे बाहर, देखो उसको डायग्राम में दिख जाएगा तुम्हें।
आई थिंक समझ में आ रहा होगा। वो डायग्राम ही ऐसा दिया है कि उसमें मल्टी सेल्यूलर दिख ही नहीं रहा। हाँ, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड ही तो है। अभी अपन बात करते हैं उस बारे में, चिंता मत करो। ये क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वापस आओ लौट के। अब देखो, ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा? सिक्रीटरी यूनिट्स होंगी, लेकिन किस फॉर्म में होगी? क्लस्टर की फॉर्म में। देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, सिक्रीटरी यूनिट्स प्रेजेंट। सिक्रीटरी यूनिट समझ गए अभी? वो डायग्राम इसलिए दिखाया है एनिमल टिश्यू का, ताकि वो सिक्रीटरी यूनिट समझ में आए। यूनिसेल्युलर ग्लैंड देखी ना आपने, म्यूकस ग्लैंड, उसमें सिक्रीटरी यूनिट ब्लू कलर की। इसके अंदर सिक्रीटरी यूनिट्स होंगी ऑर्गेनाइज्ड में, लेकिन कैसे होंगी? प्रेजेंट इन क्लस्टर और टिश्यू। या तो टिश्यू में प्रेजेंट होंगी या झुंड में, क्लस्टर में प्रेजेंट होंगी। नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीटरी यूनिट होगी क्या? हाँ जी होंगी। सिक्रीटरी यूनिट प्रेजेंट होंगी, लेकिन क्लस्टर में ना होके कैसे होगी? स्कैटर्ड, बिखरी हुई होगी। ये देखो स्कैटर्ड होगी। घबराओ मत, अभी और डेप्थ में समझा दूंगा। जितनी भी बड़ी बड़ी ग्लैंड्स आप पढ़ते हो, वो सारी कैसी हैं? ऑर्गेनाइज्ड। चलो बोल दो नाम। पिट्यूटरी, पैंक्रियाज, और बताओ। एड्रिनल ग्लैंड, और बताओ। थाइमस, थायराइड। हाँ, और एक और नाम लिखेंगे यहाँ पे, गोनेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, गोनेट्स को हाईलाइट कर लेना। बच्चे इसको गलती से गोनेट्स को यहाँ लिख के आते हैं, ठीक है? उसको हाईलाइट कर लेना। गोनेट्स किस में आएगा? ऑर्गेनाइज्ड में, राइट। अब नॉन ऑर्गेनाइज्ड के नाम बताओ। बहुत सिंपल है। आपका हार्ट, बोलो। आपका जीआई ट्रैक्ट, आपकी किडनी। अरे बोलो भैया, है कि नहीं है? आपके हार्ट ने हार्मोन निकाला कि नहीं निकाला? कौन सा निकाला था? एएनएफ। लेकिन क्या हार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है? हार्ट का सेकेंडरी फंक्शन है वो, हार्मोन निकालना। कुछ समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से जीआई ट्रैक्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जीआई ट्रैक्ट का। लेकिन बीच बीच में वो क्या निकालती रहती है? हार्मोन निकालती रहती है, वो उसका सेकेंडरी फंक्शन है। किडनी का प्राइम फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन। लेकिन बीच बीच में हार्मोन निकालती रहती है। दो तरह के हार्मोन बताए थे मैंने आपको, एरिथ्रोपोइटिन एंड कैल्सिट्रायोल। याद आ रहा होगा? नहीं बताया? बताया था ना, एरिथ्रोपोइटिन एंड कैल्सिट्रायोल। फिर मैंने डायलॉग भी मारा था एक, कि अगर आर्टिफिशियल किडनी होगी किसी पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर कौन से दो काम नहीं होंगे? बताया तो था। एक क्वेश्चन लेके आया था कोई बच्चा, नहीं बताया? आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा अगर किसी बंदे के अंदर तुमने ओरिजिनल किडनी निकाल दी और आर्टिफिशियल किडनी यानी कि डायलिसिस पे रख दिया उसको। तो क्या होगा? दो काम नहीं होंगे उसके अंदर, आरबीसी का फॉर्मेशन भी नहीं होगा और कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल किडनी में थोड़ी हार्मोन निकलेंगे। ठीक है, चलो ये लिख लो। तो हार्ट के अंदर सिक्रीटरी यूनिट मिलेगी, लेकिन कैसी मिलेगी? बिखरी हुई। हार्ट की दीवारों में एक यहाँ पड़ी है, एक वहां पड़ी है, एक वहां पड़ी है, ऐसे सिक्रीटरी यूनिट। लिख लिया?
अच्छा एक एग्जांपल पूछूं आपसे। लंग्स बताओ, लंग्स किस में आएंगे, इसमें या इसमें? नॉन ऑर्गेनाइज्ड में। क्यों? क्योंकि लंग्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? गैसेस एक्सचेंज, है ना, एल्यूलर लेवल पे। और सेकेंडरी फंक्शन क्या है? कई सारे हो सकते हैं, इनमें से एक है हार्मोन रिलीज करना, एंजाइम रिलीज करना, प्रोटीन रिलीज करना। जरा बताओ लंग्स से क्या क्या रिलीज किया था आपने? याद करो, लेसिथिन रिलीज किया था क्या? लेसिथिन एल्यूलाई में, याद आ रहा है? लेसिथिन। दूसरा एक और रास मैकेनिज्म में एस, एसी, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोटीन रिलीज करना, ये सब सेकेंडरी फंक्शन है किसके? लंग्स के। तो लंग्स किस में आएगा बेटा? इसमें आएगा, अनऑर्गेनाइज्ड में। लिख लो। जितनी भी बड़ी बड़ी ग्लैंड्स आप पढ़ते हो वो सब ऑर्गेनाइज्ड है। एक बार लास्ट टाइम फिर समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा शायद आपको। लिख लो एक बार। हाँ बेटा, बहुत सारे हैं जीआई ट्रैक्ट में। डाइजेशन नहीं पढ़ा ना तुमने अभी? मैं पढ़ाऊंगा। कई सारे हार्मोन है, तीन पढ़ाऊंगा मैं वहाँ पे। एक तो एक गेस्ट्रिन हार्मोन जो स्टमक से निकलेगा, एक है सिक्रेटिन हार्मोन जो ड्यूडेनम से निकलेगा, और एक है कोलेसिस्टोकाइनिन, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा। तीन हार्मोन में पढ़ाऊंगा। अच्छा इसमें भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। इसमें तो चार पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, एंड एंड में दिए हुए एनसीईआरटी ने। इस चैप्टर के एंड में दिए हुए चार हार्मोन, चाहो तो देख लो, अभी झलक देखना चाहो तो। क्या नाम है उन चार का? गेस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके और जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। देखो थर्ड लास्ट पेज पे होगा शायद, थर्ड लास्ट पेज पे दिया होगा। देखो थर्ड लास्ट पेज पे, हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय किडनी, हार्ट एंड जीआई ट्रैक्ट, उसी में दे रखा है। हाँ, सिस्टाइन, सिस्टीन, क्या क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हम्म। हाँ हाँ हाँ, अपन करेंगे, इन पे बात करेंगे सब पे। चलो, अब एक बार लास्ट टाइम समझने की कोशिश करो इसको। चलो मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, समझो ये कोई ऑर्गन है। जिस कमरे में आप बैठे हुए हो ये कोई ऑर्गन है, ठीक है। अब इस ऑर्गन में समझो एक सिक्रेटरी यूनिट यहाँ पड़ी है इस कोने पे, एक सिक्रेटरी यूनिट वहां पड़ी है, एक वहां पड़ी है। बताओ ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ कि अनऑर्गेनाइज्ड? अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि सिक्रेटरी यूनिट्स फैली हुई हैं। थोड़ा सा इसने निकाल दिया एएनएफ, थोड़ा सा उसने निकाल दिया, थोड़ा सा उसने निकाल दिया। समझ में आया? अगर इसकी जगह क्या होता, इसकी जगह पूरा एक डेडिकेटेड, पूरा का पूरा एक पोर्शन होता जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता, हार्मोन बनाता और रिलीज करता, उसको क्या बोलते हैं आप? ऑर्गेनाइज्ड। बात समझ में आई? तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्गेनाइज्ड। और बोलो, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, ये सारी की सारी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड। एक नाम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, वो क्या है? गोनेट्स। क्योंकि गोनेट्स से भी क्या करता है? भर भर के हार्मोन निकालता है। मेल गोनेट्स में क्या निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल गोनेट्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको, ठीक। यहाँ तक काफी है या एक स्लाइड और कंप्लीट कर लें? यहाँ तक काफी? ऑर्गेनाइज्ड है वो उस डायग्राम में, ऑर्गेनाइज्ड है वो, लेकिन वो टिश्यू की फॉर्म में है या छोटे से एक पार्ट में है, वो डिफाइन करना पड़ेगा। अगर वो एक बड़े टिश्यू या ऑर्गन की फॉर्म में है तो ये बड़ी ग्लैंड बन जाएगी, और एक छोटा सा पार्ट है तो छोटी ग्लैंड, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कल तुम्हारे पेपर है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की लाइंस, एनसीईआरटी की लाइंस अच्छे से एक बार देख लेना। टूट गई क्या चेयर? एनसीईआरटी की लाइंस देख लेना बच्चों अच्छे से एक बार, ठीक है। और डायग्राम देख जाना, नंबर ऑफ बोन्स चेक कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट शेप देख लेना एक बार, ठीक है। और कोई डाउट हो किसी को तो मुझसे पूछ लेना प्लीज। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, राइट। कहाँ से? अभी पूछ लो, अभी कोई डाउट है तो। बोले अभी तो पढ़े ही नहीं है हम। आ रहा हूँ, लिख लिया? चलो।